Hello and welcome all dear students to this new video tutorial 10 on topic NumPy arrays in Python part 1। ये NumPy arrays सब लोग क्लास 11th के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, तो इसको दो पार्ट में हम आपको रिवाइज कराएंगे। रीजन, हम लोग का क्लास 12th में एक टॉपिक आएगा पाइथन पांडास, जिसमें दो चीज हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज और दूसरी चीज पढ़ेंगे डेटा फ्रेम। They make use of NumPy array। ये NumPy array का यूज करते हैं, इसलिए पहले इन दो वीडियोस में हम लोग NumPy array पढ़ेंगे कि NumPy array क्या होते हैं। जब उनको समझ लेंगे तब हम लोग पाइथन पांडास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंटेंट्स क्या है इस ट्यूटोरियल के। सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज NumPy, टाइप्स ऑफ NumPy array, हाउ टू क्रिएट 1D NumPy array। अब ये NumPy array आपके जो होते हैं दो तरीके के हो सकते हैं, 1D एंड 2D। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सिर्फ 1D NumPy array डिस्कस करेंगे। क्रिएटिंग 1D NumPy array using array function and creating 1D NumPy array using arrange function। उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज NumPy। NumPy stands for numerical Python। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने अगर उसके लिए NumPy यूज करेंगे। इट इज एन ओपन सोर्स मॉड्यूल। ओपन सोर्स आपको बताया था कि इसका सोर्स कोड यानी इसका प्रोग्राम भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉड्यूल है, मॉड्यूल जैसे हम लोग ने पढ़े थे, आपको याद होगा मैथ्स मॉड्यूल पढ़ा था, फिर हम लोग ने पढ़ा था रैंडम मॉड्यूल, फिर पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इसी तरीके से NumPy भी एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम लोग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ये चीज और क्लियर होगी बाद में, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस कौन कौन से कर सकते हैं। NumPy क्या होता है, इज एन एरे। और एरे क्या है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनस एलिमेंट्स। यानी NumPy is an array which is a collection of homogeneous elements। होमोजेनियस एलिमेंट्स का मतलब होता है सेम टाइप के एलिमेंट्स। यानी अगर हम इसको लिस्ट से कंपेयर करें तो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ heterogeneous टाइप ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हमने लिस्ट बनाई LST, तो इसके अंदर हमने कोई नंबर दे दिया, स्ट्रिंग दे दी, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी। यानी आप देख रहे हो इसमें हम लोग मिक्स टाइप की वैल्यूज दे सकते हैं। ये इंटीजर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गई, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो गई। लेकिन जब हम लोग एरे बनाते हैं तो एरे के अंदर सिर्फ हम लोग सेम टाइप की वैल्यूज आ सकते हैं, या तो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी या सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी। न्यूमेरिक में भी इंटीजर वैल्यूज होंगी या फ्लोट वैल्यूज होंगी। तो ये पॉइंट हम लोग बाद में और डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा NumPy का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन। इसको जनरली यूज करते हैं मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस के लिए। ये होमोजेनियस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है और इट वाज डेवलप्ड बाय ट्रेविस ओलिफेंट। इन्होंने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट टॉपिक,
टाइप्स ऑफ नंपाई एरे। नंपाई एरे जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि ये दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं 1D एरे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 1D एरे डिस्कस करेंगे। 1D एरे को वेक्टर भी कहते हैं और 2D एरे जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 12th में मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी समझ जाएंगे इसको। तो 1D एरे हो सकते हैं जिनको वेक्टर भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं 2D एरे। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ नंपाई एरे हैं। और नंपाई एरे को हम लोग एक कॉमन वर्ड भी यूज कर देते हैं, एनडी एरेज, यानी 1D और 2D को मिला के बोल देते हैं एनडी एरेज। तो अगर आपको एग्जाम में एनडी एरेज या बुक में एनडी एरेज दिख जाए तो समझ जाइएगा नंपाई एरे की बात हो रही है। अब ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। 1D एरे में क्या होता है? 1D एरे में हॉरिजॉन्टली, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टली वैल्यू स्टोर होती हैं अलग अलग ब्लॉक में। अब जैसे यहाँ पे 4 वैल्यू स्टोर हैं, 5, 7, 9, 11, तो अलग अलग ब्लॉक में, 5 अलग ब्लॉक में, 7 अलग ब्लॉक में, 9 अलग ब्लॉक में, 11 अलग ब्लॉक में। 1D एरे इसकी एक ही एक्सेस होती है, वो होती है एक्सेस 0। लेकिन 2D एरे आइए, 2D एरे में जो है मल्टी रोज होती है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। तो आप 2D एरे को एक टेबल समझ सकते हो। जैसे कि हम आपसे कहें कि ये टेबल कितने रोज कितने कॉलम्स की है, तो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो ये 2 रोज और 3 कॉलम्स की टेबल है। तो जो 1D एरे होंगे उसमें से एक एक्सेस होगी, उसको 0 कहेंगे। 2D एरे में 2 एक्सेस होती हैं, रो को कहते हैं एक्सेस 0 और कॉलम्स को कहते हैं एक्सेस 1। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे यूज होता है। एक्सेस 0 हम लोग कहते हैं रो को और एक्सेस 1 कहते हैं कॉलम्स को। तो हम लोग इसमें आपको ये समझना है कि 1D एरे क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज। देखिए यहाँ पे चारों वैल्यू इंटीजर हैं। इट इज सेम टाइप ऑफ वैल्यूज जिसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनस टाइप ऑफ वैल्यूज। और ये हॉरिजॉन्टली आपकी लीनियर फॉर्म में देखिए स्टोर हो रही है। तो पहली वैल्यू 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। नंपाई एरे में वर्क करने के लिए आपको नंपाई मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको इंपोर्ट करने के लिए क्लास 11 में सिखाया था, क्या लिखते हैं? इंपोर्ट नंपाई। और अगर आप चाहते हो कि इस नंपाई को हम कोई और नाम दे दें छोटा सा, तो आप ये भी लिख सकते हो और करके इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। तो यहाँ पे एनपी क्या हो जाएगा? एनपी इज एन एलियास और अल्टरनेटिव नेम गिवन टू नंपाई। इसका मतलब अब हम इस प्रोग्राम में जब हमने इंपोर्ट कर लिया नंपाई, तो हम नंपाई की जगह एनपी लिखेंगे तो भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो ये हमने उसको एक शॉर्ट फॉर्म दे दी इस मॉड्यूल को, जो हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू क्रिएट 1D नंपाई एरे। 1D नंपाई एरे कैसे बना सकते हैं? There are 2 ways to create 1D numpy array in Python. एक तरीका होता है creating 1D array using array function, एक array function के थ्रू। और एक ये याद रखिएगा, ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पाइथन पंडास जो कि आपका क्लास 12 का चैप्टर है, जिसमें 2 चीज आएंगी, सीरीज और नंबर 2 आ रहा है डेटा फ्रेम। ये मैंने पहले बताया, दे मेक यूज ऑफ नंपाई एरे। नंपाई एरे यूज होता है। तो अगर आपको नंपाई एरे क्लियर नहीं होगा, और ये नंपाई एरे में दोनों यूज होंगे, 1D एंड 2D बोथ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ 1D एरे डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2D डिस्कस करेंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो 1D एरे
1D numpy एरे को बनाने के दो तरीके हैं, एक एरे फंक्शन यूज करके और दूसरा होता है अरेंज फंक्शन यूज करके। आपने फॉर लूप में पढ़ा था फॉर ए इन रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में तीन वैल्यू होती है, स्टार्ट वैल्यू, कहां तक लूप चलेगा, स्टॉप वैल्यू, और कितने कितने से बढ़ेगा ये होता है स्टेप वैल्यू। ये चीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो इसी से मिलता जुलता एक फंक्शन है अरेंज, अरेंज फंक्शन। तो हम लोग पहले सीखते हैं हाउ टू क्रिएट 1D एरे यूजिंग एरे फंक्शन। क्रिएटिंग 1D एरे यूजिंग एरे फंक्शन, ये सिंटेक्स होता है इसका। तो हम आपको एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके दिखाते हैं। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, लेफ्ट साइड में एरे का नाम लीजिए, फिर लिखिए numpy। numpy की जगह अगर आपने एलियास यूज किया है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे np डॉट एरे फंक्शन, और जिस लिस्ट से बना रहे हैं यानी लिस्ट के थ्रू बनाया जाता है तो उस लिस्ट के थ्रू इसको बना लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पाइथन आइडियली ओपन कर रहा हूं और आपको एक numpy एरे 1D एरे बना के दिखा रहा हूं। एक न्यू फाइल हमने ओपन कर ली। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा import numpy as np, यहाँ पे np हो गया एलियास। अब आपने एक लिस्ट बना ली। लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट का कोई भी नाम दे दिया, ऐसे मैंने लिख दिया lst इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे दी, तो मैंने दे दिया 10 20 30 40 50, ये 5 वैल्यूज दे दी। अब एरे बनाने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम रख लिया arr, यानी ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू लिखा np डॉट एरे और ब्रैकेट में ये लिस्ट पास कर दी। तो ये जो एरे फंक्शन होता है इसको लिस्ट पास करनी होती है। और भी तरीके, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं कि आप लिस्ट पास करके ये एरे बना सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा numpy एरे और ब्रैकेट में लिस्ट का नाम, तो जो हमने यहाँ पे कर रखा है। अब इस एरे को प्रिंट करिए। इस प्रोग्राम को रन कराइए, आप देखेंगे ये प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन कोई बता सकता है कि ये लिस्ट है या एरे है? ये लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट में वैल्यूज तो आती है स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है, बीच में कॉमा लगता है। तो लिस्ट और एरे के आउटपुट में कैसे पहचान करेंगे? दोनों के आउटपुट में सिमिलरिटी ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू आएगी, लेकिन लिस्ट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आएंगी और एरे में स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज आएंगी। तो ये एरे है। अब जैसे मैं इसी प्रोग्राम में आपको लिस्ट भी प्रिंट करके दिखा दूं, जैसे मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट लिस्ट इज, और lst प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से मैंने इस प्रोग्राम में दे दिया एरे इज और arr प्रिंट कर दिया। अब आप दोनों के आउटपुट कंपेयर कीजिए। अब अगर आप देखिए लिस्ट इज आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट में, लेकिन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं, और एरे इज भी स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है लेकिन स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं आउटपुट में। क्लियर? तो कितना इजी था 1D एरे बनाना। पहले लिस्ट बना ली और फिर लिस्ट से हमने एरे बना लिया, यही किया हमने। पहले हमने क्या किया, पहला स्टेप इंपोर्ट किया, दूसरा स्टेप लिस्ट बनाई, तीसरा स्टेप कोई हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, हमने नाम रख लिया arr इक्वल टू फंक्शन यूज किया np डॉट एरे और ब्रैकेट में लिस्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब उस एरे को प्रिंट करा दिया, बन गया एरे। एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब जैसे इस प्रोग्राम में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है। चलिए देखिए, arr इज 1D एरे ऑब्जेक्ट। देखिए इस प्रोग्राम में आउटपुट विंडो क्लोज कर देते हैं। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो arr है, arr ये आपका क्या है,
ये आपका 1D एरे ऑब्जेक्ट हो गया। इट हैज 3 एलिमेंट्स, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स, यानी यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स किए हैं तो मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स कर देता हूँ। अब मैंने 10 20 30 कर दिया। इसको एक बार रन करके दिखा देते हैं। ठीक है, 10 20 30 आ गया। अब यहाँ पे एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ये। अब इसकी इंडेक्सिंग दो तरीके से हो सकती है, 0 1 2 जिसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और दूसरी होती है राइट साइड से -1 से -1 -2 -3 जिसे बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग आप स्ट्रिंग में भी पढ़ चुके हैं और लिस्ट में भी पढ़ चुके हैं। और हर एलिमेंट को एक डिफॉल्ट डेटा टाइप असाइन हो जाती है जो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होती है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें ध्यान से, इस डायग्राम को, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एरे स्टोर हो रहा है 10 20 30, ये 3 वैल्यू स्टोर हुई जिन्हें एलिमेंट्स कह रहे हैं। इसका इंडेक्स अगर आप देखें तो फॉरवर्ड इंडेक्स है 0 1 2, और अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देखें तो वो इंडेक्स है -1 -2 -3। तो इस तरीके से मेमोरी में ये 1D एरे स्टोर होता है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी। यानी अगर हमें 10 को रिफर करना है तो 10 को हम 0 से भी रिफर कर सकते हैं और -3 से भी। इसी तरीके से हमें 20 को रिफर करना है तो हम 20 को 1 से भी रिफर कर सकते हैं और -2 से भी। इसी तरह हमें 30 को रिफर करना है तो 30 को हम 2 से भी रिफर कर सकते हैं और -1 से भी। दूसरा तरीका है हाउ टू क्रिएट 1D एरे यूजिंग अरेंज फंक्शन। अरेंज फंक्शन का सिंटेक्स वैसे ही है जैसे रेंज फंक्शन का होता है। लेफ्ट साइड में एरे का नाम लिखिए, राइट साइड में इक्वल टू के numpy डॉट अरेंज, और ये 3 वैल्यू दीजिए, स्टार्ट स्टॉप स्टेप। इसमें से जो स्टार्ट है और स्टेप है ये दोनों वैल्यू ऑप्शनल है, स्टॉप वैल्यू देना जरूरी है। स्टार्ट एंड स्टेप आर ऑप्शनल। अगर आपने स्टार्ट नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 0 ले लेगा, अगर आपने स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, और जो आप स्टॉप वैल्यू देते हैं ये कभी इंक्लूड नहीं होती। चलिए इसका एक एग्जांपल करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मैंने फाइल ओपन करी, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इंपोर्ट numpy as np। अब हमने लिखा arr इक्वल टू np डॉट अरेंज, याद रखिएगा अरेंज नहीं है, ए रेंज। और इसके अंदर मैंने दे दिया 1 6 1। बताइए एरे में क्या वैल्यूज प्रिंट होंगी? तो ये 1 से स्टार्ट होगा और एंड ये जो स्टॉप वैल्यू है ये कभी इंक्लूड नहीं होती, तो 5 तक जाएगा और एक एक से बढ़ेगा, यानी 1 2 3 4 5। देखिए एरे इज 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो देखिए यहीं पे वो किया एग्जाम्पल का, इंपोर्ट किया, फिर हमने लिखा arr इक्वल टू np डॉट अरेंज। अब देखिए अरेंज जो है numpy का फंक्शन है तो इसलिए np से कॉल हो रहा है, np डॉट अरेंज। यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू दी 1, स्टॉप वैल्यू दी 6 और स्टेप वैल्यू दी 1, प्रिंट arr करा दिया। एग्जाम्पल 2 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया स्टार्ट और स्टेप वैल्यू ऑप्शनल है, तो मैंने लिखा arr इक्वल टू np डॉट अरेंज और सिर्फ ब्रैकेट में लिख दिया 5 या 6 लिख दिया। अब आप बता सकते हैं कोई कि कहां से कहां तक वैल्यू जनरेट होगी? जब स्टार्ट वैल्यू नहीं देते हैं, देखिए यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है, कहां तक जाएगा 5 तक, और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू भी 1 है, तो यानी आउटपुट आएगा 0 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे भी यही किया हमने, इंपोर्ट किया, अरेंज
ए रेंज फंक्शन यूज किया 5, यहाँ मैंने 5 दिया है तो ये आ रहा है, 6 दिया होता है तो ये आता है। तो जैसे इसी प्रोग्राम में अगर मैं लिख दूं 5 ए रेंज, तो ये 0 से 4 तक देगा और बाय डिफॉल्ट एक एक बढ़ेगा। तो जैसा कि मैंने समझाया था यहाँ पे, अरेंज फंक्शन में स्टार्ट एंड स्टेप वैल्यूज आर ऑप्शनल। स्टार्ट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 से लेगा, स्टेप नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 1 से इंक्रीमेंट करेगा, और स्टॉप वैल्यू कभी इंक्लूड नहीं होती है। वही चीज यहाँ पे हो रही है। मैंने सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी 5, तो स्टार्ट उसने 0 से किया और एक एक से बढ़ता गया तो 4 तक आउटपुट आया। ये देखिए आउटपुट आ रहा है 0 1 2 3 4। अब इसमें तीसरा चीज हम लोग ट्राई करते हैं, स्टेप वैल्यू कुछ और देते हैं। जैसे मान लिए थर्ड एग्जांपल में स्टेप वैल्यू अदर देन 1। अब मैं यहां पे लिख दूं 1, 10, 2। बताइए क्या आउटपुट आएगा। इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट करेगा, 10 तक यानी 9 तक जाएगा और 2 से बढ़ता जाएगा। यानी आउटपुट क्या आना चाहिए 1, फिर 2 से बढ़ा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। इसको रन कराइए तो ये आउटपुट आ रहा है। 1 से स्टार्ट हुआ और फिर 2 से बढ़ता जा रहा है, तो 1 3 5 7 9। क्लियर है। इंपोर्ट किया हमने मॉड्यूल, फिर np.arrange 1 2। तो यहां पे बता रहे, देखिए यहां पे स्टेप वैल्यू हमने 1 किया कि 2 दे दी। तो कितना इजी है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं कि नंपाई एरे कितने तरीके के होते हैं। नंपाई एरे 2 तरीके के होते हैं, 1D एरे जिन्हें वेक्टर भी कहते हैं, 2D एरे जिन्हें मैट्रिक्स भी कहते हैं। 1D एरे नंपाई पे काम करने के लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नंपाई, या इंपोर्ट नंपाई एज एनपी लिख दिया। एनपी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये लिहाज है। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 1D एरे डिस्कस कर रहे हैं। तो 1D नंपाई एरे को क्रिएट करने 2 तरीके हैं, यूजिंग एरे फंक्शन जिसमें लिस्ट का यूज होता है, और दूसरा है यूजिंग अरेंज फंक्शन। तो पहला हम लोग सीखा कि यूजिंग एरे फंक्शन। एरे फंक्शन में एरे का नाम लिखते हैं, numpy डॉट एरे लिस्ट नेम। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंपोर्ट लिखा, एक पहले लिस्ट बनाई, फिर हमने लिखा arr इक्वल टू np डॉट एरे लिस्ट। तो इस लिस्ट से एरे बन गया। जब प्रिंट कराया तो ये आया। जब आप लिस्ट प्रिंट कराओगे तो आउटपुट आएगा 10 कॉमा, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है 30, और जब आप एरे प्रिंट कराओगे तो आउटपुट आएगा 10 स्पेस 20 स्पेस 30। क्लियर। फिर ये आपको बताया था कि जो ये numpy 1D एरे होते हैं ये हॉरिजॉन्टली स्टोर होते हैं मेमोरी में, और इनको 2 तरीके से इंडेक्सिंग की जा सकती है। फॉरवर्ड इंडेक्स जो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 1 2 गया, और एक बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है राइट टू लेफ्ट, ये हो गया -1 -2 -3। फिर आपको सिखाया कि 1D एरे को अरेंज फंक्शन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो अरेंज में 3 वैल्यू देते हैं, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। अगर स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा, स्टेप वैल्यू नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, स्टॉप वैल्यू देना कंपलसरी है। ठीक है। तो ये आपको फंक्शन पहले करके दिखाया, जिसपे हमने numpy पैकेज इंपोर्ट किया, फिर np.arrange लिखा 1, 6, 1। तो इसका आउटपुट जब आप प्रिंट करोगे तो आएगा 1 2 3 4 5। लेकिन ये कॉमा नहीं लगता है, स्पेस लगता है, तो 1 2 3 4 5। इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या होगा, हमने सिर्फ अरेंज 5 लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दी 5, तो 5 कभी इंक्लूड नहीं होगा, और स्टेप वैल्यू नहीं दी तो एक एक से बढ़ रहा है, स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो 0 से स्टार्ट हुआ।
और तीसरे में मैंने आपको बताया कि स्टेप वैल्यू अगर हम 1 के अलावा देना चाहें तो मैंने यहाँ दे दिया 1 10 2, तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा 1, फिर 2 से बढ़ेगा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। लेकिन कॉमा नहीं होगा बीच में, 1 3 5 7 9। कॉमा हो जाता है तो लिस्ट हो जाती है, स्पेस होगा तो ये 1D एरे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक प्रोग्राम है कि एक 1D एरे बनाइए जिसमें 5 इंटीजर्स हैं और उन सबका सम निकालिए। तो क्या करते हैं, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। यहां पे देख लेते हैं, एक 1D एरे बनाइए जिसमें 5 इंटीजर्स हैं और उनका सम फाइंड कीजिए। तो यहां पे हम लोग ने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy as np। 5 इंटीजर्स हैं तो एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने 5 इंटीजर्स ले लिए, 1 2 3 4 5। अब इनका सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया सम, लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 5, सम इक्वल टू सम प्लस। अब 1D एरे के हर एलिमेंट को कैसे रिफर करते हैं देखिएगा, 1D एरे के हर एलिमेंट को रिफर कैसे करते हैं। थोड़ा सा पीछे आते हैं। जैसे 1D एरे है, यहाँ पे मुझे 10 को रिफर करना है तो हम इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या कर सकते हैं। अगर 10 को रिफर करना है तो 10 को हम रिफर कर सकते हैं, एरे का नाम मान लीजिए ARR है 0, या क्या लिखा कर सकते थे ARR -3। तो मानी बात है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। 20 को कैसे रिफर करेंगे, ARR ऑफ 1, या कैसे रिफर कर सकते थे ARR ऑफ -2। इसलिए 30 को कैसे रिफर करोगे आप, ARR ऑफ 2, या क्या कर देंगे ARR ऑफ -1। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग ज्यादा काम आएगी, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। इस प्रोग्राम में हम लोग वही चीज कर रहे हैं, सम इक्वल टू ARR और ब्रैकेट में लिख दिया I, क्योंकि I का लूप चलेगा 0 से 5 तक। तो अब यहाँ पे देखिए गलत हो गया, इन रेंज 5। यहाँ पे इन रेंज 5 का मतलब हो गया कि ये लूप चल रहा है 0 to 4। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहला इंडेक्स क्या होगा 1 का 0, 2 का इंडेक्स क्या होगा 1, 3 का इंडेक्स क्या होगा 2, 4 का इंडेक्स 3 और 5 का 4। तो ये बिल्कुल सही है। और इसको कैसे लिख सकते थे कि आप लूप चाहिए 0, 0 से 4 लिखना है तो 5, 1। सम प्लस AR ऑफ I कर दिए, लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिए प्रिंट। एक हम एंटर की प्रेस कर देते जिससे लूप से बाहर आ गए। तो ये हो जाएगा सम इक्वल टू सम। इसको रन कराते हैं। इसमें ARR मैंने लिया नहीं है, अच्छा मैं एरे बनाना भूल गया हूँ। ARR इक्वल टू क्या होता है np डॉट एरे, और क्या लिख देंगे ब्रैकेट में लिस्ट का नाम। तो एरे बनाना भूल गए थे इसमें। तो देखिए पहला स्टेप क्या किया, इंपोर्ट किया numpy मॉड्यूल और उसको एलियास दे दिया np। फिर हमने लिस्ट बनाई, क्योंकि आपके सिलेबस में लिस्ट से ही 1D एरे बनाने को है, तो लिस्ट बनाई। फिर हमने एरे बनाया इस लिस्ट से, फिर एक सम वेरिएबल लिया, लूप चलाया 0 से 4 तक, सम प्लस ARR ऑफ I करते गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1D एरे के हर एलिमेंट को कैसे रिफर करेंगे, एरे नेम और उसके इंडेक्स से। तो इंडेक्स में क्या लिखेंगे I, और फिर प्रिंट सम करा दिया। इस प्रोग्राम को रन कराइए, देखिए आउटपुट आ रहा है सम इक्वल टू 15। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 1D array containing 5 integers and print the sum of all even and odd elements separately। यानी हमें 5 इंटीजर स्टोर करने हैं 1D array में, और इवन का सम अलग फाइंड करके बताना है, और ऑड एलिमेंट्स का सम एक ही प्रोग्राम में। तो सबसे पहला काम क्या किया, इंपोर्ट numpy as np,
फिर एक लिस्ट बना ली जिसमें 5 इंटीजर्स ले लिए 1 2 3 4 5। यूजर्स से भी आप इनपुट ले सकते हो। फिर ARR इक्वल टू np डॉट ARR एरे, ये हमने आपको बताया था कि एरे से कैसे बनाते हैं। तो np डॉट ARR np डॉट एरे ब्रैकेट में लिस्ट पास कर दिया तो ये लिस्ट से एरे बन गया। अब हमें सम फाइंड करना है इवन ऑड का, तो हमने इवन ले लिया 0 और ऑड ले लिया 0। अब लूप चलाया फॉर I इन रेंज, क्या हो जाएगा 0, 5, 1। इफ कंडीशन लगाई, इफ ARR ऑफ I, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एरे के हर एलिमेंट को कैसे रेफर करते हैं, अभी सिखाया था आपको। ARR लिखते हैं और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ARR ऑफ I mod 2 अगर 0 है तो इवन को प्लस कर देंगे और एल्स में ऑड को प्लस कर देंगे। लूप से बाहर आके प्रिंट करा देंगे सम ऑफ इवन इक्वल टू इवन। अब आप इन वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, मैंने इवन ले लिया, आप ए भी ले लो। इसी तरह प्रिंट सम ऑफ ऑड इक्वल टू ऑड, रन कराइए। अब देखिए इवन का सम क्या होगा 2 + 4 6 और ऑड का सम हो जाएगा 1 + 3 4 + 5 9, तो 6 और 9 आएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चेक कर लेते हैं। फॉर I इन रेंज इक्वल टू 0, लिस्ट बना लिया 1 3 4 + 5 9 इवन प्लस ये। इफ ARR ऑफ I mod 2 0 है तो इवन को बढ़ाते गए, नहीं तो ऑड को बढ़ाते गए। सॉरी, हमें यहाँ पे सम करना था, तो हमें यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। एक हमने ले लिया sum1 इक्वल टू 0 और ये ले लिया हमने sum2 इक्वल टू 0। मैंने प्रोग्राम में काउंट कर दिया, यहाँ पे सम करना है, तो ये हो जाएगा sum1 इक्वल टू sum1 प्लस ARR ऑफ I, क्योंकि वो अगर ARR ऑफ I mod 2 है तो हमें ARI को सम करना है, ये हो जाएगा। और नहीं तो सम हो जाएगा sum2 इक्वल टू sum2 प्लस ARR ऑफ I। तो उस एलिमेंट का भी सम कीजिए। हमसे पहले क्या हो गया, हम काउंट बना दिया था कि इवन कितने ऑड कितने, वो एक अलग प्रोग्राम बन गया था। अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा sum1 और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा sum2। अब इस प्रोग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने पैकेज इंपोर्ट किया, फिर हमने लिस्ट में 5 नंबर स्टोर किए, उस लिस्ट से 1D एरे बना लिया। दो वेरिएबल ले लिए sum1 sum2, आप कुछ भी ले सकते थे। यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम, एक में इवन का सम आएगा, एक में ऑड का सम आएगा। अब हमने लूप चलाया, लूप इस तरह चलाया कि 0 इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक लूप चल जाए, तो 0,5 लिखा। फिर हमने चेक किया कि अगर एरे का एलिमेंट, जब भी एरे के एलिमेंट को रिफर करेंगे तो ARR ऑफ I लिखेंगे। तो अगर ARR ऑफ I mod 2 0, यानी अगर वो एरे का एलिमेंट इवन है तो उसको sum1 में प्लस कर देंगे उस एलिमेंट को, और अगर ऑड है तो उस एलिमेंट को sum2 में प्लस कर देंगे। लूप चलाया, रन कराया, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, सम ऑफ इवन 6 आ रहा है और सम ऑफ ऑड 9 आ रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट एन एरे कंटेनिंग इंटीजर्स बिटवीन 5 to 15। अब आपको रेंज दे दी है कि एरे बनाइए, लेकिन वो कहां से कहां तक हो, 5 से 15। अच्छा, बिटवीन जब भी लग जाए पाइथन में तो यानी लोअर लिमिट भी इंक्लूड होनी है और अपर लिमिट भी, याद रखिएगा। पाइथन में बिटवीन का मतलब है, इसी तरह एसक्यूएल में बिटवीन का मतलब है लोअर लिमिट भी इंक्लूड होगी और अपर लिमिट भी। तो 5 to 15 एंड प्रिंट ओनली दोज एलिमेंट्स दैट आर डिविजिबल बाय 5। सिर्फ वही एलिमेंट्स प्रिंट कीजिए
जो 5 से डिविजिबल हैं। चलिए इसको करते हैं प्रोग्राम को। ये प्रोग्राम है यहाँ पे, और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 4। सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np। अब यहाँ पे रेंज दी है, इसका मतलब अब आपको ये नंबर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं बिटवीन 5 to 15, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करने हैं, आपको मैनुअली नहीं एंटर करने हैं। और ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, अरेंज। तो हमने लिखा arr इक्वल टू np डॉट अरेंज। कहां से स्टार्ट करना है, 5 से, कहां तक जाना है 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16, और एक एक से स्टेप वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो ये लिख दिया। ये चीज समझ में आ गई, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 5 to 15 जनरेट करना है और 5 to 15 ऑटोमेटिकली जनरेट हो, तो अरेंज फंक्शन यूज किया। 5 स्टार्ट वैल्यू दी, 16 स्टॉप वैल्यू दी, जिससे वो एक कम तक जाएगा 15 तक, और एक एक से इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर हमने लूप चलाया, फॉर आई इन ए आर आर, या ये भी लिख सकते थे फॉर टी इन ए आर आर, इन लूप चला सकते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लो कि क्या ये 5 से डिविजिबल है, तो इफ टी मॉड 5 इक्वल टू 0, तो प्रिंट करने हैं टी, प्रिंट कर दिए। तो सिंपल है, समझ आया। सबसे पहले हम लोग ने मॉड्यूल इंपोर्ट किया, फिर हम लोग ने अरेंज फंक्शन का यूज करके 5 से 15 तक के नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट किए, फिर फॉर लूप चला के चेक कर लिया कि जो 5 से डिविजिबल है प्रिंट कर दो। रन कराइए, देखिए आउटपुट आ रहा है 5, 10, 15। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि एरे क्या जनरेट हुआ है, तो प्रिंट ARR भी करा लिए, तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही आ रहा है, 5 से लेके 15 तक के बीच के नंबर जनरेट हुए एरे में, बिल्कुल सही है। और इसमें 5 से डिविजिबल कौन कौन से हैं, 5, 10, 15, तो यानी हमारा आउटपुट भी सही आ रहा है। क्लियर है। फिर आता है नेक्स्ट प्रोग्राम, क्रिएट एन एरे containing odd integers between 1 to 20 and print their sum, यानी हमें 1 to 20 के बीच में सिर्फ odd integers एरे के अंदर स्टोर करने हैं, और वो भी ऑटोमेटिकली हो जाए, हमें टाइप नहीं करना पड़े कि हम 1 लिख रहे हैं, फिर 3 लिख रहे हैं, फिर 5 लिख रहे हैं, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए। तो ऑटोमेटिक जनरेट होने के लिए कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन होता है ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए, अरेंज फंक्शन। ठीक है, अरेंज फंक्शन, और उनका सम निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले ये पैकेज या मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया, इसे मॉड्यूल भी कह देते हैं, लाइब्रेरी भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे numpy क्या है, numpy इज ए मॉड्यूल और ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी है, और ए पैकेज, पैकेज भी कह देते हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में। फिर उसके बाद क्या किया, अब हमने एरे बनाया, ARR इक्वल टू np डॉट अरेंज। अब हमें ऑड नंबर जनरेट करने 1 to 20, तो हमने 1 दिया, 21 दिया और 2 कर दिया। 2 करने से क्या होगा, वो 2 से बढ़ता जाएगा, यानी ऑड नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि क्या ये सही प्रिंट हो रहा है। तो पहले इतना प्रोग्राम रन करते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है, 1 से लेके 20 के बीच ऑड नंबर जनरेट हो रहे हैं। अब आपसे कहा जा रहा है इनका सम प्रिंट कीजिए, तो सम ले लिए 0, लूप चलाइए फॉर टी इन ARR, फॉर टी इन ARR,
चेक कर लिए कि इफ सम करते जाना है, सारे ऑड ही नंबर्स हैं तो सम प्लस इक्वल टू टी करते जाइए, लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिए सम ऑफ ऑड नंबर्स इक्वल टू सम। रन कराइए इसे, देखिए आउटपुट आ गया 100 आ रहा है। तो पहले हमने एरे प्रिंट करा के देखा, इससे ये हो गया कंफर्म कि हमारा जो एरे है वो सही जनरेट हो रहा है, यानी 1 से 20 बीच ऑड नंबर्स हैं और फिर उनका सम आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने फॉर इन लूप यूज किया। इसी तरह इस पहले क्वेश्चन में भी हम इस तरीके से कर सकते थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 1D एरे कंटेनिंग 5 इंटीजर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल इट्स एलिमेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन और कैसे हो सकता था, इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, तो पहले हमने इंपोर्ट किया, एक लिस्ट बनाई, उसके अंदर 5 एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब इनके एलिमेंट्स का सम करना है, तो सम इक्वल टू 0 कर दिया, लूप चला दिया फॉर टी इन ARR। एरे बनाना भूल गए तो एरे बनाया, ARR इक्वल टू np डॉट एरे और ब्रैकेट में लिस्ट कर दिया, टी इन ARR करते गए, सम प्लस इक्वल टू टी करते गए, लूप से बाहर आके प्रिंट कर दिया सम। तो आपको यहाँ पे फॉर इन लूप भी यूज कर सकते हैं, जो ज्यादा इजी पड़ेगा। जब आप फॉर इन लूप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे ARR ऑफ I लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड टू राइट ARR ऑफ I। तो रन कराया इसको, 15 आ गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि 1D एरे है और उसमें इवन ऑड का सम अलग करना है। सेकंड क्वेश्चन में इवन ऑड का सम अलग करना है, तो फॉर इन से सिखा रहे हैं। अब देखिए इसी में क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल ले लिए, सम 1 0 सम 2 0। हमने फॉर टी इन ARR किया, यहाँ पे लिख दिया इफ टी मॉड 2 इक्वल टू 0 तो सम 1 प्लस इक्वल टू टी, एल्स सम 2 प्लस इक्वल टू टी। प्रिंट कर दिया सम ऑफ इवन इक्वल टू सम 1 और प्रिंट सम ऑफ ऑड इक्वल टू सम 2। इसको रन करा लिए प्रोग्राम को। तो आप फॉर इन लूप यू यूज कर सकते हैं। आउटपुट आ गया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, समझ में आ जाएंगे। सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वुड बी ऑन numpy arrays in Python पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2D numpy array कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड गुड बाय।